आज जिस कालखंड में ऑन पैसिव खड़ा है, उस कालखंड में जब वही होता है, जब सवेरा होने होता है, जैसे रात भर आपने बिता दिया, सुबह है, 3-4 बजे का भोर है, और उस समय लोग धीरज खो देता है कि अब लगता है कि सवेरा नहीं होगा, लेकिन ठीक उसी समय सवेरा होने वाला होता है और लोग उस समय धैर्य खो देते हैं। तो कमोबेश आज ऑन पैसिव में यही स्थिति है दोस्तों, यही स्थिति है। यहां पर अगर आपको लोगों के द्वारा अगर ताना दिया जा रहा है, अगर आपकी निंदा की जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप जिंदा हैं, क्योंकि निंदा जिंदा लोगों के नसीब में होता है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं दोस्तों। अगर आपकी निंदा हो रही है तो आपका डायग्नोस हो गया, परीक्षण हो गया कि आप जिंदा हो, इसलिए कि मुर्दों की निंदा कोई नहीं करता भाई। तो यहाँ पर हमारी निंदा हो रही है, आपकी निंदा हो रही है, मिस्टर एस की निंदा हो रही है, ऑन पैसिव की निंदा हो रही है, तो ये जिंदा है, ये सर्टिफिकेट देता है कि हम सब जिंदा है। हवाओं ने बहुत परेशान किया मुझे, हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, बट मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। जब तक आप धरती पे रहोगे तब तक लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तब तक आपको कान में आके कुछ न कुछ बोलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक एयरक्राफ्ट जब तक वो रनवे पे रहता है तब तक उसमें कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी उतर सकता है, चढ़ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक बार जब वो रनवे छोड़ देता है, जब वो ऊंची हजारों फीट ऊंची उड़ान लेता है, तो जो नीचे के लोग होते हैं वो उनसे बहुत दूर जा चुका होता है। फिर ना वो कुछ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना उसके बारे में बोल सकते हैं, ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। कमोबेश यही स्थिति मैंने अपने जीवन में लाया और मिस्टर एस ने लाया, अपने आप को पूरी दुनिया में प्रूफ करने के लिए। वो इतनी ऊंची उड़ान उन्होंने उड़ा है कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं, अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऑन पैसिव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं कहा कि हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, बट मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। आपको ऊंचा उड़ना ही पड़ेगा, आपको हल्का होना पड़ेगा, लोग आपको ताना देंगे, लोग आपको गालियां देंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। एक प्रसंग है महाभारत में, आप सबको पता है कि जब दुर्योधन द्रौपदी के रंग महल में जाता है तो वहां कुछ इस तरह का दृश्य होता है कि जैसे मृग तृष्णा जो होता है, आप गर्मी में रेगिस्तान में जाएंगे तो दूर आपको पानी नजर आएगा, लेकिन वहां जाने पर कुछ नजर नहीं आता है। तो कमोबेश उस तरह की वहां कलाकृति थी रंग महल में, जहां पर दुर्योधन जाता है तो उसको भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर पानी है और वो लड़खड़ा जाता है। ऊपर बैठी द्रौपदी जोर से हंसती है और बोलती है, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। एक शब्द द्रौपदी का और इतना बड़ा महाभारत हो गया। लेकिन मैं दोष द्रौपदी को भी नहीं देता हूं, मैं यहां पर दोष किसी को नहीं देता हूं। मैं दुर्योधन को उसके जो क्रिएटर है, जो उसका अपने अंदर का मानवता है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। जो रोल है दुर्योधन का, अगर दुर्योधन उसको इनिशिएटिव नहीं लेता तो क्या इतना बड़ा महाभारत होता? थोड़ा वो रुक जाता। जैसे हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, उसको पता है कि कुत्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन कुत्ते भौंकते हैं। उसी तरह से अंधा का बेटा अंधा ही जैसे ही कहा और उसने बांह चढ़ा लिया तो समझ लीजिए कि आप अंधे हो। अगर कुछ आपके बारे में कोई गलत कह रहा है और आपने अपना बांह चढ़ा लिया लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए आप तैयार हो गए, यानी आपने प्रूफ कर दिया कि आप वही हो। उसने इसी बात से, एक शब्द से 100 भाइयों को वो मरवा दिया। दुर्योधन के 100 भाई मारे गए एक शब्द से।
सिर्फ उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपने दिमाग पे लिया और उसको ईगो लिया, रिएक्ट किया और रिएक्ट का नतीजा हुआ कि वो तो मरा ही, उसके पूरे खानदान साफ हो गए। 100 भाई का इतना बड़ा परिवार चला गया दोस्तों। तो रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, मैं बहुत पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं, ये हर मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। अगर उस दिन रिएक्ट नहीं करता दुर्योधन तो उसके 100 भाई जिंदा होते और इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। लेकिन उसने ईगो किया, ईगो हर्ट हुआ उसका, जबकि ऐसी बात वहां पर नहीं थी। उसे भ्रम हुआ कि पानी है यहां पर और वो लड़खड़ा गया। और वहां पर द्रौपदी ने गलत वर्ड का प्रयोग किया कि अंधा का बेटा अंधा होता है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था और उनको उस पर रिएक्शन नहीं लेना चाहिए था। तो अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करना जिस दिन आप छोड़ देंगे, आपको जीवन में कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है दोस्तों। आप किसी भी लाइफ में चले जाइए, आप पति पत्नी रहते हैं, आप पति पत्नी के लाइफ को, मैंने भी आज 32-33 साल अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत किया हूं, 33 साल हो चुके हैं शादी हुए। तो मैंने ये चीज महसूस किया कि अगर वाइफ आपके साथ कुछ बोल रही है तो आप आगे बढ़ जाइए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड मत दीजिए, झगड़ा होगा ही नहीं। अगर कोई महिला है, उनके पति कुछ बोल रहे हैं तो आप रिएक्शन छोड़ दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, उस समय मत कीजिए, बाद में उसका जवाब दीजिए, झगड़ा खत्म। लेकिन क्या होता है, उसी समय रिएक्ट शुरू हो जाता है। उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप दो आदमी को लड़ते देखें, आप लोग दो आदमी आपस में लड़ते हैं तो ऊंची आवाज हो जाती है, कभी देखा आपने? हम लोग बात करते हैं एक साथ बैठ करके तो कितना मधुर बात करते हैं। दो पति पत्नी बात कर रहे हो, एक प्रियतम प्रियतमा से बात कर रही है, या कहीं भी एक भाई दूसरे भाई से बात कर रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार से बात कर रहा है, तो कितना मधुर आवाज में बात करते हैं। लेकिन जिस समय आवाज ऊंची हो जाए उस समय समझ लेना कि उनमें दूरियां बन गई। आप ऊंची आवाज में क्यों बात करते हो? जब एक आदमी आपसे दूर होता है, उनको सुनाने के लिए आप ऊंची आवाज में बात करते हो। एम आई राइट? कभी भी हम दूसरे को ऊंची आवाज में तब बात करते हैं जब वो मेरे से ज्यादा दूर होता है। तो हम रहते तो इकट्ठे पास में हैं, लेकिन जिस समय हमारा ऊंची आवाज हो जाती है तो समझ लीजिए कि शरीर एक साथ है लेकिन दिल में दूरियां हो गई, और दिल से हम दूर हो गए। तभी ऊंची ऊंची आवाज में हम लोग पति पत्नी, दोस्त में, घर में, सड़क पे, रोड में, ट्रांसपोर्ट में, हर जगह लोग ऊंची आवाज में गाली गलौज बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यानी उनके दिल के बीच में दूरियां बन गई, इसलिए लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। कहीं भी जब ऊंची आवाज लगे तो आप मेरी इस बात को आंख बंद करके ध्यान करना कि दूरियां बढ़ रही है, चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। बहुत बड़ा महाभारत आप बचा सकते हो, बहुत बड़ा महाभारत, एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकर के आप करके देखना। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, आप चुपके से निकल जाओ, आप उसको पता भी नहीं चलने दो कि हम आपसे दूर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। आप एक मोबाइल उठाओ और सीधा बोलो, अच्छा मैं आ रहा हूं बाहर, आप बाहर में हैं क्या? बस ऐसे करके बहाना बना के निकल जाओ। आधे घंटे के बाद आना, माहौल चेंज हो जाएगा, मामला सब चेंज हो जाएगा दोस्तों। आप करके देखना। आपका भाई भाई में झगड़ा हो गया है, थोड़ा सा दूरी बना लो 10 मिनट के लिए, क्या जाता है 10 मिनट में? 10 मिनट आप उससे अलग हो जाओ, फिर उसके साथ बात करो, देखो मामला बन जाएगा। जब भी आवाज ऊंची हो जाए आपकी या सामने वाले की, समझ लेना कि आपकी दूरियां बढ़ गई है, आप वहां से क्विट कर जाओ, हट जाओ, मामला बन जाएगा। है छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने जीवन की दोस्तों, बहुत बड़ी बात। किसी भी रिश्ते में हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, समाज हो, परिवार हो,
संगठन हो, बिजनेस हो, कहीं भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करना, मेरा पूरा दावा है, मैंने उस पर काम किया है, ये बात बन जाएगी और एक बहुत बड़ी महाभारत को आप रोक सकते हो एक छोटी सी आपकी प्रयास से। बस 2 शब्द याद रखना, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना छोड़ दो। अरे राम को लोग गालियां दे सकते हैं, सीता के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उसकी परीक्षा ली जा सकती है, अग्नि परीक्षा सीता की भी हुई थी। आप कौन, हम कौन? सीता की अग्नि परीक्षा हुई, राम ने अग्नि परीक्षा दिया। हम और आपको अगर कोई बोल दे रहा है तो इतना ईगो लेने की बात क्या है? जो बोल रहा है वो ना समझ है। अगर आसमान में आप थूक रहे हो तो आसमान छोटा कि आप छोटा? इसमें कोई छोटा नहीं, आपका सोच छोटा है, थिंकिंग छोटा है कि आप आसमान में थूक रहे हो और आसमान को बोल रहे हो कि हम तुमको तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। अरे भैया, तुम आसमान को क्या थूकोगे? वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। कभी आसमान आता है क्या गाली देने आपको? नहीं आता है। तो ये सोच का अंतर है दोस्तों। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना छोड़ दीजिए। संसार में आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। आप ये फॉर्मूला लगा के देखिएगा, कहीं भी आप विजयी होंगे। थोड़े देर के लिए आपको लगेगा कि मुझे इस तरह से बोल दिया, आपको ईगो हट ना हो। ईगो अगर हट होता तो राम राम ना होते, कृष्ण कृष्ण ना होते, महात्मा बुद्ध ना होते, मोहम्मद साहब नहीं होते। मोहम्मद साहब को करबला में युद्ध करना पड़ गया, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, सुकरात को जहर पिला दिया गया। उनके पास तो पावर था, जीसस क्राइस्ट के पास पावर था, वो सूली पर क्यों चढ़ गए? मोहम्मद साहब के पास में पावर था, करबला का युद्ध क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। महाभारत क्यों हुआ? जबकि पूरी ताकत श्री कृष्ण में था। राम रावण युद्ध क्यों हुआ? जबकि पूरे शक्ति के साथ राम थे, स्वयं विष्णु के अवतार थे। क्यों युद्ध हुआ? इसलिए कि उनको मानवता को एक सीख देना था, एक मैसेज देना था, एक लेसन देना था। इसलिए मोहम्मद साहब के काल में करबला का युद्ध हुआ। चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, उन समय उनको सूली पर चढ़ना पड़ा। राम रावण का युद्ध हुआ और कृष्ण और दुर्योधन का युद्ध हुआ। ये प्रूफ करता है संसार में कि आप मानव जाति में जन्म लिए हो तो आपको आपके अंदर जो शक्तियां हैं उसका गलत प्रयोग नहीं करना है, गलत प्रयोग नहीं करना है। समय आने पर आप उसका प्रयोग करें। शिशुपाल ने 100 गलतियां की, 99 गलती उनका माफ किया गया, 100वें गलती पर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। अगर वो एक गलती में ही चला दिए होते तो आज वो प्रसंग नहीं याद किया जाता। यही स्थिति ऑन पैसिव की है दोस्तों, आपको मालूम नहीं है। ऑन पैसिव में जो चीजें चल रही है, अगर मैं पूरी तरह से जानकारी दे दूं तो आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको लगेगा कि शायद 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी यह हासिल नहीं हो सकता है जो एज ए फाउंडर हम लोगों को हासिल हो चुका है। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं रहे। हम भस्मासुर की तरह हैं। भस्मासुर को शंकर भगवान ने वरदान दिया कि जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर क्या बोला कि आइए हम परीक्षा लेते हैं आप ही पर कि आप भस्म होते हो कि नहीं होते हो। तो कमोबेश ऐसी स्थिति है ऑन पैसिव में फाउंडर की। फाउंडर को बोला जा रहा है कि इस धरती पर आप अगले ग्रह के आप मालिक बन रहे हो, पूरे इंटरनेट को रिसीव कर सकते हो, लेकिन लोग भस्मासुर की तरह यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उनको अपने ताकत का अंदाजा नहीं है। हम प्रतिदिन 4 साल से हम हर नारायणी सेना को बजरंग बली का ताकत बता रहे हैं कि जागो बजरंग बली, अपने ताकत को पहचानो, लेकिन लोग अपना ताकत नहीं पहचान रहे।
1000 रुपया आ जाएगा क्या? एक दूसरे से कॉल करते हैं, दिन भर मैसेज करते हैं, दिन भर। भरत भाई आपको क्या लगता है 500 देगा ये? गजेंद्र भाई आपको क्या लगता है? आप तो पुराने फाउंडर हैं, 1000 रुपया देगा? सोचिए, इतना सब, पूरी रामायण खत्म हो गई और फिर लोग बोलते हैं सीता कहाँ है? अरे भाई, सारी चीजें लोग लीडर बता रहे हैं, चाहे वो जस्सी भाई हो, ढिलो साहब हो, चाहे वो मांगी राम हो, या जितने भी हमारे क्रिस, मार्टी या मिस्टर एस आकर के बताते हैं, फिर भी हम लोग पूछते हैं क्या गजेंद्र भाई 1000 दे देगा ये क्या? क्या हम लोग को आर्थिक आजादी मिल जाएगी? दिन भर हम लोग मीटिंग सुनते हैं, इस वेबिनार में, उस वेबिनार में, ये यूट्यूबर को, वो यूट्यूबर को, और फिर रात में हम लोग मैसेज करते हैं। हमें भी हजारों मैसेज आते हैं, मैं जवाब देता हूं बिल्कुल ठंडे दिमाग से। मैं अपना मोबाइल आपको दे दूंगा तो शायद या तो मोबाइल आप फेंक दोगे या किसी को गाली गलौज कर दोगे, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से लोगों का जवाब देता हूं। वेट ब्रदर, सब कुछ ठीक होगा। इसलिए कि मुझे विश्वास है 1000% कि जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, ऑन पैसिव को धरती पर आने में कोई रोक नहीं सकता माई का लाल। इसीलिए इतना देरी हुआ है। आज गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मार्केट में इतना इकोनॉमी, इतना बड़ा इकोनॉमी पैदा कर दिया है, उसको मार्केट से आउट करने के लिए जब इतनी बड़ी कंपनी आई है तो उसको कोई फूल माला लेके स्वागत में नहीं खड़ा है, आओ भाई हमें आप यहाँ से हटा दो और तुम मालिक बन जाओ। आप दुकान लगाए हो, आपके दुकान के बगल वाला कोई नया, आपका भाई, खुद का भाई अगर दुकान खोलेगा तो आप साजिश करना नहीं छोड़ोगे, ना वो छोड़ेगा, दोनों साजिश करोगे। तो क्या समझ रहे हैं? ऑन पैसिव आ रहा है तो लोग फूल माला लेके खड़े हैं दुनिया में। दोस्तों, ये 2018 से लेके अभी तक आपको मालूम नहीं है कि कितने साजिशों का सामना करना पड़ा है मिस्टर एस को और ऑन पैसिव कंपनी को। आपको पता भी नहीं है, अंदाजा नहीं है। इतने केस ऑन पैसिव के ऊपर किए गए हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, बहुत जगह केस किए। लेकिन फक्र है कि ऑन पैसिव के पास 18,000 लॉयर की फौज है। कितना? 18,000। ऐसे वैसे छोटे मोटे लॉयर नहीं, बड़े बड़े एसोसिएट लॉयर हर कंट्री में है। 18,000 लॉयर की फौज है। नहीं तो ये कब का इनको उड़ा देते लोग। ये केस से नहीं घबराते। डर क्या? किस बात का डर? हम बिल्कुल सत्य है, हम लीगल कंपनी है, क्यों डरेंगे? और केस मुकदमा तो झूठा होता ही है लोगों को परेशान करने का। लोग आपको अगर पराजित नहीं करना चाहेंगे तो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, प्रकृति का नियम है कि आपको अगर सामने से नहीं हरा सकते हैं तो आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। आपका बिजली का तार काट देंगे रात में, आपका पानी वाला पाइप काट देंगे, आपका बेटा बिटिया अगर स्कूल जा रहा है तो उसको बीच में परेशान करेंगे, आपकी पैसा अगर कहीं से आने वाला है उसको होल्ड करवा देंगे। ये होता है परेशान करना। और बिहार में कहावत है कि जो बिल्कुल जो गंवार होते हैं वो अगर आप फ्रेश होने के लिए कहीं बाथरूम में बैठे हैं बाहर में, खेत में, तो वो लंबा डंडा लेकर के आपका लोटा का पानी भी गिरा देंगे। ऐसे भी लोग परेशान करने वाले। यही परेशानी हो रही है ऑन पैसिव में दोस्तों। और मिस्टर एस कुछ नहीं बोले, वो बोलते हैं कि मैं हेल में गया हूं और हेल से आ रहा हूं, नर्क में गया हूं, नर्क से आ रहा हूं। ये पिछले सितंबर से लेके अब तक का कहानी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुआ है, सितंबर से लेके अभी तक। क्या एस को पता नहीं है कि सितंबर से लेकर सितंबर तक 1 साल पूरा होने वाला है? 1 साल की अवधि है फाउंडर की। उसको मालूम नहीं है कि इसी बीच हमको सब कुछ करना है। लेकिन लोग करने दे तब तो। यहाँ तो एक केस खत्म होता है, 4 केस लगा देता है। लेकिन वो भी हारने वाला इंसान नहीं है, वो हार को हरा के आने वाला है। जितने भी केस थे दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि ऑन पैसिव में जितने भी दुनिया में केस थे, सब केस में विजय हासिल किया है मिस्टर एस ने।
कहीं भी एक केस नहीं है ऑन पैसिव के ऊपर में। और जो लोग भी बोलते हैं कि ऑन पैसिव फ्रॉड है, ऑन पैसिव चोर है, जाइए, न्यायालय खुला हुआ है आपके लिए। आपको लगता है प्रूफ कीजिए न्यायालय में। बहुत सारे लोग धमकी देते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अरे भाई, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। हम लोग कोई नौकरी करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। हम यहाँ पर फाउंडर सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, न कि एम्प्लॉय है कि महीना दिन काम किए हमको पैसा चाहिए। तो जब ये कंपनी बन रही है, बन के तैयार नहीं हो जाएगी, तब तक हम सबको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यहाँ बने तो रहना है, और तो कोई काम नहीं करना है। जब ये शुरू होगी तो हमारे और आपके जीवन में या लाइफ में हम आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आने वाले कई पीढ़ी तक सोचिए, वहां पर हमको थोड़ा सा इंतजार करना है। हो सकता है, मैं ये मानता हूं, चूंकि मैं भी फाउंडर हूं, आज पैसे की बहुत जरूरी है। मैं भी कई 1 लाख रुपए कर्जे में हूं। मैं ईश्वर से सुबह शाम मनाता हूं कि अभी आ जाए, अभी आ जाए। जब आप लोग मेरे को प्रश्न करते हो, आप मैसेज करते हो, तो कभी सोचा है कि मैं किससे प्रश्न करता हूँगा, मैं किसको मैसेज करता हूं? मैं भी तो इंसान हूं। दिन भर अगर एक गुब्बारा है, गुब्बारा को दिन भर पिन मारिए तो शाम को क्या होगा? गुब्बारे का हवा निकल जाएगा कि नहीं भरत भाई? पूरा हवा निकल जाएगा। तो मैं भी एक गुब्बारे के समय सुबह से फूलता हूं, दिन भर लोग पिन मारते हैं, दिन भर सुबह रात से 12 बजे तक पूरा हवा निकाल देते हैं मेरे को। मैं फिर वेबिनार सुनता हूं, फिर मैं ऐश को सुनता हूं, और पूरी हवा अपने अंदर भरता हूं, और पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहता हूं। लेकिन रात होते होते सब लोग पिन मार मार के हवा निकाल देते हैं। मैं किसी से नहीं पूछता हूं, मैं यहीं पर सीखता हूं। ब्लॉक ऑफिस में जाता हूं, ऑन पैसिव के पुराने वेबिनार देखता हूं, ऐश के जितने भी पुराने वेबिनार है उनका जो मैंने नोट डाउन किया है डायरी में, वो सब देखता हूं, सब पढ़ता हूं, उसने क्या कब कहा था। उसी में से वीडियो निकाल करके आज मैंने पहले चलाया। कि लोग बोलते हैं क्या हो रहा है? अरे भाई, डेबिट कार्ड बन के रेडी है, जैसे ही वेरीफाई होगा आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। ऐश ने बोला था 2 मार्च 2024 को। ये वीडियो मैंने जो चलाया 2 मार्च 2024 का वीडियो है, आप लोग देख लेना कहीं भी निकाल के। उन्होंने कहा था 1 लाख रुपया INR आप पर डे निकाल सकते हो। तो ढिलो साहब ने उसमें कहा भी था कि मुझे इंडिया में आना पड़ेगा क्या ये लेने के लिए, इसलिए कि ऐश ने कहा था कि हम इंडियन फाउंडर को पहले देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें तैयार है। लेकिन अब कहने का मतलब है 60 से ज्यादा देशों में नेशनल असेंबली चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था नेशनल असेंबली का, जिसमें इंडिया भी चल रहा था। अभी आचार संहिता जब समाप्त हो जाएगा तभी फॉरेन करेंसी का आदान प्रदान होगा। सीधी सी बात है, इतने लोगों को पैसा देना है, 200 से ज्यादा कंट्री में देना है। और ऐसा तो नहीं कि एक आदमी को दे देना है, सुल्तान भाई को दे दिए, गजेंद्र भाई को दे दिए, बात खत्म हो गया। वसीम भाई को एगो दे दिया बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपया, बस हो गया। 200 कंट्री में देना भाई, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। अगर 1 रुपया भी अगर डालेगा सबको, 1 रुपया भी इंडियन करेंसी, तो कितना पैसा का ट्रांजेक्शन हो गया? 14,27,000 इतना ट्रांजेक्शन हो गया। 14,27,000। अगर $1 हुआ तो सोच लीजिए 14,27,000 डॉलर का ट्रांजेक्शन हो गया। कल्पना कीजिए। तो कहीं भी अगर आपका अपना खाता है बैंक में, अगर बैंक में 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पर ईडी और आपका RBI का रडार वहां पर आ जाता है। तो जब एक कंपनी 14,27,000 ट्रांजेक्शन एक साथ एक मुश्त करेगा तो क्या रडार में नहीं आएगा? वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा? तो कमोबेश ऐसी स्थिति है, सारी चीजें रेडी है, इंतजार है सही टाइम का। अब वो सही टाइम 2 दिन में आएगा, ये पूरा महीना लग जाएगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं और जो मार्टी क्रिस जो बराबर लाइव में आके बात कर रहे हैं, मैं उस पर बोल रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा माइक एलिस का एक वीडियो आया है, वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, माइक एलिस का। उसमें आप लोग देखे होंगे
कि बहुत सारी चीजें दी गई है कि आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए पैसे लेने के लिए। ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों, इतना बड़ा स्टेटमेंट आज तक किसी भी देश की सरकार कई देशों के मिलियनियर बिलियनियर को नहीं कर पाए, न बोल पाए जो मिस्टर एस ने बोला। दुनिया को हिला देंगे। क्या बात है, क्या स्टेटमेंट है, पागल तो नहीं है वो। आपकी जिंदगी बदल देंगे। जो कह रहे हैं जरूर वो कोई दिव्य पुरुष है। धैर्य और धीरज की आवश्यकता। अभी हमसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं। हम लोग बस धीरज और धैर्य और समय दे रहे हैं। पर्दे के पीछे सब कुछ हमारे लिए, आपके लिए हो रहा है। जब पर्दा हटेगा तो आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। ये डन डील है, हो चुका है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, यहां पर बताने के लिए बहुत चीज होता है, तो आज मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि 7 जून को, कल ही 7 जून था, हमारे ब्लॉक ऑफिस में, ब्लॉक सेक्शन में आया है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बिहाइंड यूआरएल शॉर्टनर। यूआरएल शॉर्टनर के बारे में ये ब्लॉक में आया है। और एन एक्सटाइजिंग जो ब्रांडेड यूआरएल है उसके बारे में ये बताया गया है। ऑनपेसिव का जो ब्रांडेड यूआरएल है आप लोग देखे भी होंगे। तो इससे मैं डेली जो आप लोगों को ब्लॉग के बारे में बताता हूं, तो आज मैं थोड़ी सी मैं इसके बारे में बता दूं कि दोस्तों, सुविधा, इंटरनेट में सुविधा और दक्षता के लिए यूआरएल को सरल बनाना और यूआरएल को समझना बहुत जरूरी है। यूआरएल क्या है? ये एक लिंक होता है, जो एक एड्रेस होता है। जैसे आपका पता है, घर का पता, वैसे ही किसी भी वेबसाइट का पता जो होता है, एड्रेस जो होता है, वो यूआरएल होता है। इंटरनेट की दुनिया में यूआरएल ने इंटरनेट पर विभिन्न संसाधनों जैसे वेब पेज, दस्तावेज, छवियों और बहुत कुछ तब तक पहुंचने के लिए एक नेविगेशनल मार्ग के रूप में लंबे समय से सेवा दी है, जिसे यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स कहा जाता है। पूरा नाम क्या है यूआरएल का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। यूआरएल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली। 1992 में हुआ था इसका यूआरएल का आविष्कार, 1992 में। तब से इसमें बहुत सारे बदलाव हुए और इसे वेब पेज पर साइटों की पहचान करने के लिए उपयोग किया गया। दुर्भाग्य से यूआरएल को कभी भी इंटरनेट पर साइटों के लिए अधिक उपयोगी नामकरण प्रणाली प्रदान करने के लिए मानकीकृत नहीं किया गया। मान्यता वैसा नहीं मिला, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। बिना यूआरएल का कोई भी आप कहीं भी जा ही नहीं सकते। इसे लिंक के माध्यम से नेविगेट करना और चुनौतीपूर्ण हो गया है, विशेष रूप से लिंक साझा करने और याद रखने के मामले में ये बहुत टेढ़ा होता है। लिंक शॉर्टनिंग एप्लीकेशन लिंक को छोटा करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी जो यूआरएल लिंक होती है वो कहीं ना कहीं बड़े होने के कारण बीच में कट जाता है और हम लोग मार्ग से भटक जाते हैं, आपको वेबसाइट से आउट हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको और इसे आसान शब्दों में बता सकता हूं कि हम समझे कि लिंक शॉर्टनर कैसे काम करता है। इसको हम लिंक शॉर्टनर कैसे, जैसे हमारा ओ ट्रिम है, तो ये क्या है? ओ ट्रिम एक लिंक शॉर्टनर के रूप में काम करता है। यह कैसे काम करता है? लिंक शॉर्टनर किसी दिए गए यूआरएल के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता कोड उत्पन्न करके काम करते हैं, जो डेटाबेस में मूल लिंक के साथ मैप किया जाता है। यह अद्वितीय पहचानकर्ता या तो
यादृच्छिक रूप से उत्पन्न किया जाता है या सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग किए गए एप्लीकेशन प्रोग्राम के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा अनुकूलित किया जाता है। जब कोई उपयोगकर्ता शॉर्टनर किए गए लिंक पर क्लिक करता है तो एप्लीकेशन स्वचालित रूप से डेटाबेस में संग्रहित मैपिंग का उपयोग करके उन्हें मूल यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर देता है, जिससे आपको नीचे एक छवि बनती है, दिखती है और लिंक शॉर्टनर के जैसा काम करता है। मेरी आवाज आ रही है सुल्तान भाई? कोई जवाब देंगे? यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस यस सर। बोर तो नहीं आ रहा है सर? नहीं सर, प्रॉपरली आ रहा है सर, प्रॉपरली। नहीं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्यों सर, बोर क्यों होगे सर? ये कोई बोर होने की बात है क्या सर? ओके, मान ले कि आपके पास गूगल ड्राइव का एक लिंक है। आप इस लिंक को किसी भी लिंक शॉर्टनर जैसे ओ ट्रिम का उपयोग करके छोटा कर देते हैं, तब इस लिंक को ओ ट्रिम पर पोस्ट करते हैं और ट्रिम लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया शॉर्टनर लिंक बन जाता है। अब इस बंद कीजिए माइक। तो यहां पर क्लिक करते एक नया शॉर्टनर लिंक बन जाता है। अब इस शॉर्टनर किए गए लिंक का उपयोग त्वरित साझाकरण करने के लिए किया जाता है और यह एक क्यूआर कोड भी उत्पन्न करता है। लिंक शॉर्टनर का काम अपने यूजर को अलग अलग लाभ प्रदान करता है, जिसके अतिरिक्त बिजनेस में लिंक शॉर्टनिंग एप्लीकेशन के शीर्ष पर प्रीमियम भुगतान सेवाएं भी विकसित की गई है। यानी ये जो ओ ट्रिम जो लिंक है, ये एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी देता, देखने में भी लगता है जैसे आप ओ ट्रिम में अपना नाम भी दे सकते हैं, कोई नाम लिख सकते हैं। आप अगर किसी से पेमेंट मंगवाना है तो वो आप ओ ट्रिम लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को वेबसाइट पे लाना है तो ओ ट्रिम का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी बहुत ही एक अच्छा हम कह सकते हैं बिजनेस के लिए ये ओ ट्रिम लिंक बहुत उपयोगी है और इसका लाभ हम बढ़ी हुई क्लिक यानी बड़े बड़े यूआरएल को हम सॉर्ट कर सकते हैं और इससे ट्रैफिक स्रोत भी हम उपयोग कर सकते हैं। यानी आपके ओ ट्रिम लिंक पर कितने लोगों ने कहां से क्लिक किया है, किस देश से किया है, किस जगह स्थान से किया है, आपको पूरा मैप में दिखेगा कि वो ट्रैफिक आपको कहां से लोग आ रहे हैं, आपके लिंक को क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों, उपयोगकर्ता आसानी से लंबे यूआरएल को छोटा कर सकता है, जिसमें वे अधिक अदृश्य रूप से आकर्षक बन जाते हैं। उन्हें विभिन्न प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री साझा करने के लिए आसानी हो जाता है और क्यूआर कोड से और भी भव्य और अट्रैक्टिव लगता है। यूआरएल का ब्रांडिंग की बात करें तो लिंक शॉर्टनर यूजर को उनके ब्रांड नेम और कीवर्ड के साथ उनके शॉर्टनर किए गए यूआरएल को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं, जिससे ब्रांडों को ब्रांड पहचान और पहचान बनाने की अनुमति मिलती है। अगर हम बात करें ओ ट्रिम द्वारा ऑन पैसिव जैसे लिंक शॉर्टनिंग सेवा प्रदान करता है तो इसमें त्वरित कुशलता के साथ समर्थन भी प्रदान करता है, जिससे एक सुचारू यूजर अनुभव बनाता है। हम अगर गोपनीयता की सुरक्षा की बात करें तो लिंक शॉर्टनिंग सेवाएं उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर व्यक्तिगत अनुशंसाएं प्रदान करके दुर्भावनापूर्ण लिंक को प्रतिबंध करके उपयोगकर्ता की गोपनीयता को प्राथमिकता देती है। यहाँ पर जो साइबर क्राइम हो सकता है वो भी हम रोक सकते हैं, कोई आपके लिंक को हैक नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस पर दिन भर बात किया जा सकता है यूआरएल पर, लेकिन समय कम है। यूआरएल शॉर्टनिंग सेवाओं में ओ ट्रिम द्वारा ऑन पैसिव बाजार में सबसे विश्वसनीय विकल्पों में से एक के रूप में खड़ा है। ओ ट्रिम अपने यूजर्स के लिए लिंक शॉर्टनिंग सेवाओं के साथ साथ विभिन्न अद्वितीय सुविधाएं प्रदान करता है। इसकी विशेषताएं लिंक शॉर्टनिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और यूजर को व्यापक
एनालिटिक्स और समर्थन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑनपैसिव के OES इकोसिस्टम में लॉगिन करके आप OTRIN के मुफ्त लाभ का आनंद ले सकते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल OTRIN की, तो लिंक शॉर्टनर लंबे समय से एक प्रवृत्ति रहे हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्थानों में बड़े पैमानों पर इसका उपयोग किया जाता है और बढ़ते डिजिटल परिदृश्य में नेविगेशन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेविगेशन क्या है? वो पथ है, वो रास्ता है, जैसे रोड होता है, वो नेविगेशन होता है किसी भी नेटवर्क को जोड़ने के लिए। तो यह लंबी URL को यूजर्स अनुकूल और ट्रैक करने योग्य बनाते हैं। अनुकूलन, एनालिस्टिक और QR कोड जनरेशन जैसी सुविधाओं के साथ उपयोगकर्ता अपने ऑनलाइन उपस्थिति को अनुकूल कर सकता है और लिंक शॉर्टनर यूजर को सेवा के रूप में उपयोग करके यूजर के अनुभव को हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की अपनी प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं, उत्पादकता में, प्रोडक्शन में हम सुधार कर सकते हैं और हम दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं। दुनिया में हम पहले ऐसे कंपनी है जो लिंक शॉर्टनर को यूजर फ्रेंडली लेकर के आए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया में हम ही हम हैं। हम अलग क्यों हैं ऑनपैसिव? इसलिए कि हम सारी चीजें यूजर फ्रेंडली लाए हैं। कोई बाध्यता नहीं है, अपने अनुसार आप उस लिंक को ट्रिम कर सकते हैं, आप नाम दे सकते हैं, उसमें आप अपना कोई भी लोगो लगा सकते हैं। तो ये सुविधा दुनिया में पहली हम कंपनी है जो लेकर के आए हैं और ये मार्केट में पूरा धमाल मचा देने के लिए तैयार है दोस्तों। तो आपको OTRIN के बारे में अधिक जानने के लिए, इसका मुफ्त लाभ उठाने के लिए आपको इकोसिस्टम में रजिस्टर होना चाहिए और आप सभी को मैं आग्रह करता हूं कि आप www.onpassive.com पर जाएं और इसके मुफ्त लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर और ब्लॉग पर बात करेंगे। बस इतना ही करेंगे लास्ट में आपको कि बिल्कुल धीरज धैर्य रखिए, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना छोड़ दीजिए। अपने लाइफ में ईगो आप हटा दीजिए, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। जहां भी ऊंची आवाज देखे दूरियां बनाए, इसलिए कि आपके और उसके बीच में दूरियां हो गई है, तभी ऊंचा आवाज में आप बात कर रहे हैं। तो ये जो जीवन हम सब का बदलने वाला है, मिस्टर एस जो हम सबके जीवन को बदलने जा रहे हैं, तो पहले आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है, आपके सॉफ्टवेयर को बदलने की जरूरत है। जैसे अगर आपको 11,000 अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पार करना है तो उसके मुताबिक वायर भी तो चाहिए, तार भी तो चाहिए। तो आपके सॉफ्टवेयर को उस तरह से मजबूत बनाने में ये जो मीटिंग सेमिनार हो रहा है ये बहुत ही सार्थक है। इसलिए आप सबको मीटिंग सेमिनार में आना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ऑनपैसिव आ जाएगा, परसों पैसा मिल जाएगा। मुझे पता नहीं कि ऑनपैसिव कब पैसा देगा, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं अब ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग बिल्कुल पास में हैं, बिल्कुल करीब में है। आप लोग कहते हो कि सर ये बातें तो कई सालों से कहती आ रही है कंपनी, बिल्कुल, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है आप देख सकते हैं, देखने योग्य बात है। तो आज और हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे, मिस्टर एस पर विश्वास कीजिए, कंपनी पर विश्वास कीजिए, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड पर विश्वास कीजिए। हम सभी जीत चुके हैं दोस्तों। तो आप आज के एपिसोड में इतना ही।